चलो बच्चों, तो नया चैप्टर यहाँ पे हम स्टार्ट करें फिजिक्स का, दैट इज 15th चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। तो ये आपके मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर जो हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। मॉडर्न फिजिक्स का ये दूसरा चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। तो ये चैप्टर आपका दो पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में बात होगी एटम की, और सिर्फ एटम की बात होगी, एटम के स्ट्रक्चर की बात होगी, एटम के अंदर क्या होता है इसकी बात होगी। दूसरा आपका जो दूसरा हिस्सा है चैप्टर का, दूसरा पार्ट है, वो न्यूक्लियस के राउंड घूमेगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एटम की। अब देखो, एटम आपने सुन रखा होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस दुनिया में, जो भी मैटर है, जो भी चीजें हैं इस दुनिया में, वो जो भी सब्सटेंस है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। एटम जो है वो सबसे छोटा हिस्सा होता है जिससे मिलकर सारे के सारे सब्सटेंसेस बने हुए हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि भाई एटम को कैसे डिफाइन करोगे, तो आप क्या बोलोगे बताओ। सर, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अब आप लोगों को पता तो है कि एटम जो है वो सबसे छोटा यूनिट नहीं है, बल्कि एटम को भी डिवाइड कर दिया गया। हम अब जानते हैं कि एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अब तो एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम से छोटी चीजें भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, जो इस पूरे एटम से, जो कि एटम को बना रहा है। तो एटम किसी चीज का सबसे छोटा यूनिट कैसे हो सकता है, जबकि एटम से भी छोटी चीजें हैं जो उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस मैटर को बना रहा है। पहले देखो, अगर आप एटम की बात करो तो सबसे छोटा तो बिल्कुल नहीं होगा। सबसे छोटा तो अभी के लिए फिलहाल इस पिक्चर में आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन है उसमें, मतलब एटम से भी छोटा आपका प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उनमें सबसे छोटा आपका इलेक्ट्रॉन है। पर हमने कई बार डेफिनेशन सुन रखा है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। वेल, ये डेफिनेशन सही होगा अगर आप इसमें एक चीज ऐड कर दो तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब एटम एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा तब तक है जब तक कि अंदर उसके अंदर एलिमेंट के प्रॉपर्टीज हो। जैसे मान लो, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन का अगर मैं एक एटम बनाऊं जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, बहुत सारा हाइड्रोजन है, उसको तोड़ तोड़ के मैं जब सबसे छोटा पार्ट पे आता हूं तो मेरे पास एक एटम बचता है। अब इस एटम के अंदर हाइड्रोजन के अगर मैं एटम की बात करूं तो एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा होगा। यहां तक आपका ये हाइड्रोजन वाली प्रॉपर्टीज बताएगा, मतलब इसके अंदर अभी भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है क्योंकि ये हाइड्रोजन का एटम है। लेकिन अगर आप इसको तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद क्या होगा बताओ। इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा और प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अलग हो जाएगा। अब आपने तोड़ दिया है तो ये भले ही सबसे छोटा पार्टिकल है आपके एलिमेंट का, पर इसके पास आपके एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे आपने अगर हाइड्रोजन लिया था तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी आपको इलेक्ट्रॉन में नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी आपको प्रोटॉन में नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी यहीं तक थी, सिंगल एटम तक थी। तो एटम को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। जब तक प्रॉपर्टी है तब तक का सबसे छोटा हिस्सा अगर किसी एलिमेंट का लेते हो तो वो आपका एटम होगा। ठीक है, हालांकि ये बातें हम पहले नहीं जानते थे। पहले हमें नहीं पता था कि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस में कोई आइडिया नहीं था। तो आप देखोगे तो जो शुरुआत की थी यहाँ पे आपने पढ़ा रखा होगा, इससे पहले भी बहुत बातें हुई हैं एटम के बारे में, और सबने ये माना था कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा हिस्सा होता है किसी भी एलिमेंट का, जिसको अब आगे तोड़ा नहीं जा सकता दूसरे पार्टिकल्स में, उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। लोगों का सिंपल सा मानना था कि जैसे कोई मान लो सब्सटेंस लो या कोई एलिमेंट ले लो, मान लो आपने सोने का टुकड़ा ले लिया, अब उसको तोड़ते जाओ, सोना को तोड़ते तोड़ते कभी तो आप एक ऐसे पार्टिकल पे पहुंचोगे कि अब उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। मतलब कभी तो एक ऐसे पार्टिकल पे पहुंचोगे जब वो लास्ट पार्टिकल होगा, अब उसे तोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो जो लास्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल था, उसे एटम बोला गया। कि ऐसे सबसे छोटे पार्टिकल्स पर हम जब पहुंचते हैं जिसको अब फर्दर आगे तोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो उस छोटे पार्टिकल को एटम बोला गया। ये आइडिया काफ़ी लोगों का था। और
आपने सुन रखा होगा कि सबसे पहली थ्योरी जो है वो डाल्टन ने दिया था और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी सामने आई थी। हालांकि उसके पहले भी ऐसा नहीं था कि एटम की बातें नहीं हो रही थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जगहों पर इसकी एटम के बारे में डिस्कशन ज़रूर हुआ था कि हाँ भाई सबसे छोटा सबसे छोटा पार्टिकल अगर किसी एलिमेंट का है तो बस वो आप उसको एटम बोलोगे, या फिर हर एक चीज़ या जो भी एलिमेंट्स है आपके पास वो ऐसे किसी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिस पार्टिकल्स को आप फर्दर और तोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, नाम हो सकता है अलग अलग हो अलग जगह पे, जैसे इंडिया में उसको परमाणु बोला गया, अलग अलग जगह पे हो सकता है नाम उसे अलग अलग दिया हो, लेकिन सबसे छोटे पार्टिकल से सारी चीज़ें मिलकर बनी हैं। ये जो एटम का आइडिया है वो बहुत पहले से था। डाल्टन ने अपनी थियरी दी, जो थियरी दिया था, पहली थियरी दी गई थी वो डाल्टन की तरफ से एक एलाबोरेट अच्छा खासा थियरी दिया गया था और वो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी कहलाया। उनके हिसाब से आपका जो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको आप एटम बोल रहे हो वो हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल होगा जिसको फिर से तोड़ना पॉसिबल नहीं है, और इसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन कुछ सालों बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से उन्होंने दिखाया कि अगर आप एक मेटल प्लेट लोगे तो मेटल प्लेट से कुछ बीम बाहर आया, और बाद में पता चला कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे जो बाहर आ रहे थे। उस समय इसका नाम कैथोड रेज पड़ा और फाइनली बाद में इसका नाम इलेक्ट्रॉन्स पड़ा। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी है वो जे जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन्स, इसका मास कैलकुलेट किया गया, इसका चार्ज कैलकुलेट किया गया और इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमें पता चल गया। तो अब इलेक्ट्रॉन्स मिलने के बाद ये चीज़ क्लियर हो चुका था कि देखो पहले तो आपका जो एटम था वो न्यूट्रल था, एटम का जो आइडिया था वो न्यूट्रल था, उसके पास कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अब मेटल प्लेट में से क्योंकि आपने कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकाल दिए थे जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, तो अगर पहले आपका मेटल प्लेट न्यूट्रल है, उसके सारे के सारे एटम्स न्यूट्रल है, और उसमें से आपने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकाल दिया, तो अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है तो उसमें से आप नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे निकाल सकते हो। तो इस चीज़ से एक चीज़ क्लियर हो गया था कि अगर इसमें से न्यूट्रल एटम्स है हमारे पास और उसमें से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा है, तो इसका मतलब इतना ही पॉजिटिव चार्ज हर एक एटम में होगा। और जब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इनके पास था तो नेगेटिव पॉजिटिव, जितना नेगेटिव निकला उतना ही पॉजिटिव पीछे छोड़ दिया रहेगा, दोनों मिला के न्यूट्रल बन रहे थे। मतलब अब क्लियर हो गया था इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की वजह से, जे जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट की वजह से, कि आपका एटम एक सिंगल पार्टिकल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सिंगल पार्टिकल होता तो वो टूटा कैसे, और टूटा इसका सबूत क्या था कि भाई इसमें से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स निकले। अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स निकले तो एटलीस्ट ये दो पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसमें एक पार्टिकल पॉजिटिव होगा दूसरा पार्टिकल नेगेटिव होगा, तभी तो ये टूट के बाहर निकला ना, और पॉजिटिव को पीछे छोड़ दिया। तो एटलीस्ट दो पार्टिकल होगा, इतना तो क्लियर है, जिसमें एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। तो एटम अब डिविजिबल हो चुका था, एटलीस्ट दो पार्ट में तो डिवाइड होगा ही होगा, इसमें एक हिस्सा नेगेटिव होगा और एक हिस्सा पॉजिटिव होगा, और दोनों मिलकर अब न्यूट्रल एटम बना रहे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद, जे जे थॉमसन ने अपना एक थियरी रखा कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो उसके हिसाब से, मतलब उन्होंने जो मॉडल दिया था उसको प्लम पुडिंग मॉडल बोला जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल आप समझ सकते हो, तरबूज पता है आपको, वाटरमेलन तरबूज होता है ना, उसका आप आइडिया ले सकते हो कि तरबूज जो होता है पूरा वो एक एटम की तरह था, और पूरा का पूरा तरबूज जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था, एक पूरा पॉजिटिवली चार्ज का तरबूज है ऐसा मान लो, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वैसे गड़े हुए थे, उसी तरीके से जिस तरीके से एक बीज, तरबूज में बीज गड़ा हुआ रहता है, वाटरमेलन में जो बीज गड़ा हुआ रहता है ना, तो वो बीज आप मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और आपका तरबूज पूरा का पूरा अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो पूरा पॉजिटिव चार्ज का पूरा एक गुच्छा या तरबूज, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज ठूसे हुए थे बीच बीच में, और ऐसा हमारा एटम का स्ट्रक्चर या एटम का मॉडल दिया गया, किसके द्वारा, जे जे थॉमसन द्वारा, और ये हमारा एटम है। अब एटम न्यूट्रल होगा, जितने पॉजिटिव चार्जेस टोटल होंगे मिला के उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज होगा,
लेकिन ये भरा भरा सा तरबूज जैसा आपका एटम का स्ट्रक्चर दिया गया। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल या फिर इसको आपको चेरी ऑन द केक ऐसा कुछ करके भी बोला जाता है। जैसे मान लो आप केक इमेजिन करो यहाँ पे, और एक सेकेंड, यहाँ पे एक केक इमेजिन करो, अरे, और इस केक में मान के चलो ये पूरा का पूरा केक जो है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, आपके एटम का पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्ट तो पूरा केक है। उस केक में बीच में चेरी ठूस दो आप, चेरी पता ना आपको, बीच बीच में चेरी ठूस दो, यहाँ चेरी यहाँ चेरी, ये जो चेरीज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का मॉडल जे थॉमसन ने दिया। ठीक है, बढ़िया। लेकिन जे थॉमसन का एक मॉडल जो था ये इसमें थोड़ा सा बाद में गड़बड़ नजर आने लगा जब एक एक्सपेरिमेंट हुआ गीगर और मार्टसन द्वारा। गीगर और मार्टसन को सजेस्ट किया गया, और सजेस्ट करने वाला कौन था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का आपने एक्सपेरिमेंट सुना होगा। तो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट, यस मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये रदरफोर्ड द्वारा सजेस्ट किया गया था, और किया किसके द्वारा गया था? उनके जो कलीग्स थे गीगर और मार्टसन, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये जो जे थॉमसन का मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल, इस पर सवाल उठ गए। फिर ऐसा लगा कि शायद इस तरह का एटम का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था, उस एक्सपेरिमेंट पे हम लोग पहले नज़र डालते हैं, और उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि क्या और क्यों इस पर सवाल उठे जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट मॉडल पे। जे थॉमसन का जो मॉडल था प्लम पुडिंग वाला, उसमें क्यों सवाल उठे। सो नाउ दिस इज गीगर-मार्टसन एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसे, जो कि रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था और इन्होंने परफॉर्म किया। इसमें देखो क्या किया गया, बीच में गोल्ड फॉइल रखा है। यहाँ पे गोल्ड फॉइल मतलब बहुत ही पतला गोल्ड का शीट रखा गया, गोल्ड का शीट बहुत पतला, अब आर पार देख सकते हो, कुछ ही एटम के लेयर्स थे, एकदम ही पतला, और वो यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, उसके सामने एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा गया जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलेगा। अल्फा पार्टिकल्स आई होप आप समझते हो, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। अल्फा पार्टिकल का मतलब मैं आपको बता दूं, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, He हीलियम एटम। अब हीलियम एटम में क्या होता है, हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन होते हैं। हालांकि तब हमको प्रोटॉन के बारे में पता नहीं था, हमें बस ये पता था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो बहुत ही हैवी है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। लेकिन अब हमें पता है, इसकी वजह से आपको मैं ये क्लियर बता देता हूँ। जैसे 2 प्रोटॉन है इसके अंदर और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके अराउंड ऑब्वियसली बात है 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। ये आपका हीलियम एटम हो गया। अब इस हीलियम एटम में से आप एक काम करो, ये इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दो, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका न्यूक्लियस बच जाएगा हीलियम एटम का, जिसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो ये आपका अल्फा पार्टिकल हो गया। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल पर टोटल +2e चार्ज होता है। एक प्रोटॉन के पास E चार्ज होता है और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। +2e चार्ज क्योंकि 2 प्रोटॉन है अल्फा पार्टिकल के, न्यूक्लियस जो हीलियम एटम का न्यूक्लियस है उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो ये आपका अल्फा पार्टिकल यहां से निकला गया, एक सोर्स था जिसमें से कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। उससे देखो, अब अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा तो हर डायरेक्शन में भागेगा, पर हमें उसे एक स्ट्रेट लाइन में भगाना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे उसको एक कॉलीमेटर आता है, कॉलीमेटर के थ्रू जब आप उससे पास करते हो तो वो एक पतला सा बीम बन जाता है और स्ट्रेट जाकर गोल्ड फॉइल से टकराएगा। अब गोल्ड फॉइल काफ़ी पतला, ठीक है, तो दिमाग में ये था चीज़ कि मान लो जो तुम्हारा गोल्ड फॉइल है उससे अगर मान लो ये अल्फा पार्टिकल्स टकराते हैं तो जो उसके एटम है गोल्ड के एटम से टकरा के रिटर्न आ जाएंगे, और कुछ एक आध यहाँ वहाँ भटक जाए तो भटक जाए, पर माना ये जा रहा था कि 99% अल्फा पार्टिकल्स को टकरा के वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि सामने गोल्ड फॉइल के एटम्स होंगे, उससे टकराएगा और रिटर्न आ जाएगा। लेकिन हुआ एग्जैक्टली इसका उल्टा हुआ, बल्कि 99%, 99.9 में बोल सकता हूं मैं, 99.9% अल्फा पार्टिकल सारे के सारे सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, एकदम सीधा आर पार। ऐसा लगा कि बीच में कुछ है ही नहीं, मतलब गोल्ड फॉइल को रखो या ना रखो 99% पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल गए इसको चीरते हुए। अब ये बड़ा अजीब था उस टाइम पे,
उनको ऑब्वियसली बात है बड़ा अजीब लगा कि सामने अगर एटम्स पड़ा हुआ है तो उसको चीर के कैसे जा सकता है वो भी 99%, एक आध नहीं, 100 में से 99 पार कर गए। और ये सारे के सारे पता कैसे चल रहा था, तो साइड में एक्चुअली एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया था, डिटेक्टर लगाया था, उसको डिटेक्टर बोलते हैं। और ये डिटेक्टर आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन का बना हुआ था, फ्लोरेसेंट स्क्रीन डिटेक्टर। ये क्या होता है ना कि इस तरह का यहाँ पे जिंक सल्फाइड करके एक ये आता है, फ्लोरेसेंट मटेरियल आता है, उसमें लगा देते हैं हम लोग। तो उसमें कोई भी चीज़ टकराएगा तो उसमें लाइट आता है, तो लाइट से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई चीज़ टकराई हुई है। चारों तरफ से इसको घेर रखा था इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन से, डिटेक्टर से। तो जहाँ कहीं भी पार्टिकल टकराएगा पता चल जाएगा आपको। वहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे स्पार्क दिखेगा या वहाँ पे आपको लाइट दिखेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये टकरा रहा है इसके ऊपर। और हमने ये देखा कि 99% पार्टिकल्स तो सीधे ही एकदम चीर के निकल गए। मतलब ऐसा था कि बीच में कुछ रखा ही नहीं है, इस तरीके से बिहेव करके सारे के सारे पार्टिकल्स निकल गए। और उसमें बहुत कम पार्टिकल्स, मतलब आप समझ लो 0.14% के आसपास, 0.14% के आसपास के जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ 90 डिग्री से टर्न लिया था। 0.14% का जो डिफ्लेक्शन था वो 90 डिग्री से ज़्यादा था। मतलब आप समझ लो 0.14% एग्जैक्टली, मुझे एक बार फिगर देखने दो क्या है उनका। नहीं, सॉरी 0.14% पार्टिकल्स जो थे उन्होंने सिर्फ 0.1 डिग्री से स्कैटर हुए थे। मतलब वो पार्टिकल यहाँ पे आए, जिस रास्ते से जा रहे थे, 0.1 डिग्री इज वेरी स्मॉल नंबर। 0.1 ही, हाँ 0.1 डिग्री इज वेरी स्मॉल नंबर। मतलब 1 डिग्री बहुत छोटा होता है, आप समझ रहे हो ना। वो 0.1 डिग्री है, बस 0.1 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए थे। ये जो एंगल है ना, जिस रास्ते से जा रहे थे और जिस रास्ते पे वो भटक गए, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये सिर्फ 0.1 डिग्री का था। और वो भी सिर्फ 0.14% पार्टिकल्स का ही उतना डिफ्लेक्शन हुआ, उतना स्कैटरिंग हुआ। इसको एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोलते हैं। एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0.14% पार्टिकल्स का सिर्फ 0.1 डिग्री के आसपास आपका डिफ्लेक्शन हुआ था। अब सोचो इतना कम, और सारा का सारा सीधे निकल गए थे। अच्छा, अगर मान लो 8000 पार्टिकल्स जा रहे थे तो 8000 में से एक पार्टिकल सिर्फ ऐसा था जो 90 डिग्री से ज़्यादा टर्न ले रहा था। मतलब यहाँ पे गया और उसके बाद 90 डिग्री से ज़्यादा टर्न लेके ऐसे रिटर्न आ गया। अब 90 डिग्री से ज़्यादा टर्न लोगे तो यहाँ कहीं ये जो एरिया है ना, या फिर ये जो एरिया है, इसमें वो हिट करेगा। मतलब 8000 यानी कि अगर आप 16000 पार्टिकल्स अगर जा रहे थे तो उसमें 2 पार्टिकल यहाँ और यहाँ जा रहे थे, बाकी सारे सीधे निकल जा रहे थे, समझे। और इससे भी कम पार्टिकल ना के बराबर सीधे गए और रिटर्न आ गए। अब सीधे जाके रिटर्न आने का मतलब कितने डिग्री का टर्न हुआ बताओ? टोटल 180 डिग्री का टर्न। ये तो इतने कम पार्टिकल्स ने किया कि आप ना के बराबर मान लो, शायद ही कोई एक पार्टिकल गया हो और फिर रिटर्न आया हो। बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे। ये बहुत ही चौंका देने वाला रिजल्ट था बच्चों। चौंका देने वाला इसीलिए क्योंकि समझ ये नहीं आ रहा था कि सामने अगर मान लो गोल्ड फॉइल है तो गोल्ड के एटम्स होंगे तो टकरा क्यों रहे थे। इसने एक चीज़ ज़रूर किया था कि जो जे थॉमसन का मॉडल था, प्लम पुडिंग वाला मॉडल, इस पर सवाल खड़े कर दिए थे कि अगर आपका एटम इस तरह से भरा भरा पड़ा है तो फिर इलेक्ट्रॉन जाके टकरा के कैसे, मतलब कैसे वो बिना, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है तो वो रिटर्न क्यों नहीं आ रहा। 8000 में से 10,000 12,000 में से एक इलेक्ट्रॉन रिटर्न आ रहा है। और 99.9% आप बोलो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लगभग सारे के सारे सीधे चीर के निकल जा रहे हैं, इस तरीके से कि बीच में कुछ रखा हुआ ही नहीं है। जब आपका पूरा एटम इस तरह से भरा भरा पड़ा है तो 99% इलेक्ट्रॉन्स को जाना चाहिए था और रिटर्न आ जाना चाहिए था टकरा के, जबकि हुआ एग्जैक्टली उल्टा। 99% ऐसे ही चले गए। तो एक कंक्लूजन रदरफोर्ड ने निकाला इससे। रदरफोर्ड ने बाद में कंक्लूजन निकाला और अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सामने आया। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से आपका जो एटम है वो 99% एम्प्टी होना चाहिए। एटम कंक्लूजन सीधा सीधा निकला, एटम इज 99% एम्प्टी, पूरा खाली है, 99% खाली है, कुछ है ही नहीं। इसलिए तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे थे। पहली चीज तो ये हो गई।
दूसरी बात यहाँ पे एक और कि एक आध इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन तो कर रहे थे, हल्का सा डिफ्लेक्शन, पर डिफ्लेक्शन हो रहा था। अब ये डिफ्लेक्शन क्यों होगा बताओ? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर भाग रहा है और वो अपने रास्ते से भटक रहा है, हल्का सा ही भटक रहा है, तो उसको भटकाने वाला कौन है? जरूर यहाँ पे जहां से वो जा रहा है यहाँ पे एक दूसरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा होगा, और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा जो उसको रिपेल कर रहा है, और काफी भारी भी होगा, क्योंकि अगर हल्का होगा तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी लेके चला जाएगा। मान लो एक सांड आ रहा है और 4-5 चींटियां उसको रोकने के लिए रेडी है, तो क्या चींटियां उसको रोक देंगी क्या पकड़ के? अगर उसको पकड़ के खींचेगी भी अट्रैक्शन की वजह से, तो क्या सांड रुक जाएगा? सांड उनको भी लेके आगे बढ़ेगा। अगर उनको कोई धक्का मार रहा है, रिपल्शन तो हो रहा है, ठीक है, अगर मुझे एक बात बताओ, चींटियां ये सांड को धक्का मारे तो क्या अपना रास्ता भटक जाएगा? 0.1 डिग्री से भी नहीं भटकेगा। अगर मान लो वो रास्ता भटक रहा है सांड, तो कहीं ना कहीं एक पावरफुल यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन है या फिर कोई दूसरा समथिंग है जो उसको धक्का मार रहा है, और तभी वो सांड जो है अपना रास्ता भटक रहा है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल काफ़ी हैवी होता है। अल्फा पार्टिकल जो था अपने आप में हैवी पार्टिकल था, अगर उसको कोई भगा रहा है वहाँ से, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई उसको रिपेल करने के लिए रहा होगा, और रिपेल करने के लिए रहा ही होगा, साथ में उसका मास भी काफ़ी अच्छा खासा होगा, इसी वजह से उसको धक्का मार दे रहा है। पहली चीज़ तो ये। सर ये दूसरी चीज़, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ही होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर नेगेटिव ठूसा रहा हो, जैसे इस तरीके से बताया गया था, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके तो न्यूट्रल बन जाएगा, और अगर ये न्यूट्रल बन गया, यहाँ पे कोई न्यूट्रल है, तो वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको रिपेल ही नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे कोई चीज़ न्यूट्रल रखी हुई है, तो न्यूट्रल तो उसके ऊपर फोर्स लगा ही नहीं पाएगा ना। यहाँ पे कोई चीज़ अगर न्यूट्रल है तो ये इस पर कोई फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, तब तो धक्का लगेगा नहीं, वो सीधे निकल जाएगा। तो ज़रूर यहाँ पे कोई भारी सा पॉजिटिव चार्ज ही रखा हुआ है, और भारी सा रखा हुआ है उसका एक और सबूत है कि एक आध पार्टिकल्स टकरा के रिटर्न भी आए थे। अब सोचो, अगर टकरा के रिटर्न आ रहा है, अल्फा पार्टिकल को कोई रिटर्न कर दे रहा है, तो कोई मामूली पर्सन तो यहाँ पे नहीं होगा, मतलब एकदम ज़रूर एक तो रिपल्शन वाला पर्सन होगा, पॉजिटिवली चार्ज वाला कोई एंटिटी होगा, और वो बहुत ही, उसका मास काफ़ी ज़्यादा होगा, स्ट्रांग होगा वो, इसलिए अल्फा पार्टिकल जैसे हैवी पार्टिकल को भी टकरा के रिटर्न आना पड़ रहा है। पर ये सिर्फ बीच बीच में कहीं होगा ऐसे, बाकी पूरा खाली होगा, क्योंकि बहुत कम पार्टिकल्स टकरा के वापस आ रहे थे ना, तो ये सिर्फ बीच बीच में कहीं होगा, और बाकी पूरा का पूरा गोल्ड फॉइल का जो शीट है, पूरा का पूरा एटम का जो स्पेस है, वो पूरा खाली होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, ये सारे ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड ने एटम कैसा होगा इसका अपना मॉडल दिया। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जे थॉमसन का मॉडल काम नहीं कर रहा था, ऐसा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ तो नहीं हो सकता। तो रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से आपका जो एटम है वो कैसा होना चाहिए? आपका जो एटम होगा वो पूरी तरह से 99% तो उसका स्पेस खाली होगा पहले तो, और जो एटम है उसके बीचों बीच पॉजिटिव कोर होगा। इस पॉजिटिव कोर को न्यूक्लियस कहा गया, और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा पूरी तरह से, और 99% मास जो होगा पूरे एटम का वो इसी के अंदर ठूसा होगा। मतलब 99% आपका कोर में बीच में पूरे एटम का मास होगा, और वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी इससे पहले हो चुकी थी, वो जे थॉमसन ने कर दिया था, वो इससे काफ़ी दूर इस तरह से इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा, उसी तरीके से जिस तरीके से सारे के सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। समझ लो ये बीच में सन है, जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और पूरा मास उसी के पास है, पूरे एटम का सारा मास उसी के पास है, और हल्के फुल्के ना के बराबर मास वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड घूम रहे हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और दूर है काफ़ी, बीच में पूरा का पूरा स्पेस खाली है। जैसे आप अगर सपोज करो यहाँ पे मैं बताऊँ तो, अगर हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का एटम का पूरा स्पेस में बताता हूँ कैसे, अगर हम 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे न्यूक्लियस लें, मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, चलो हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे
हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस लेता हूँ 1 सेंटीमीटर का, अगर जूम करते चले जाए हम हाइड्रोजन एटम को और उसका न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर का बना दें, 1 सेंटीमीटर सिर्फ न्यूक्लियस, तो आपका जो सॉरी उसका रेडियस जो होगा, रेडियस 1 सेंटीमीटर का बना दें न्यूक्लियस का, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन होगा एटम का वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा होगा और बीच का पूरा स्पेस खाली। इस तरह का एटम था हमारा, या इस तरह का एटम का स्ट्रक्चर हमें रदरफोर्ड ने दिया इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स और इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के बाद। समझे? तो अब सवाल ये था कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम क्यों रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ रोके रखने का काम जो है वो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है और इलेक्ट्रॉन्स को सर्कल में घुमाता है। उसी तरीके से जिस तरीके से अर्थ और सन की हम बात करें तो सन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सन का, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करके अर्थ को अपनी चारों ओर घुमाता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इलेक्ट्रॉन पर लगा के ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस उसको अपने सर्कल में घुमा रहा है। समझे? तो इस तरीके का मॉडल, इस तरह का आपका जो रदरफोर्ड है उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर हमारे सामने रखा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी, प्रॉब्लम आगे आई और हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या कमियां रह गई। बच्चों यहाँ पे 2 मेन लिमिटेशंस है जो आपको यहाँ पे देखना होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये मैक्सवेल की एक थियरी है, मैक्सवेल्स थियरी। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उनकी एक थियरी है। उस थियरी के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल, accelerated charge particle produces या emits electromagnetic radiation, electromagnetic radiation, electromagnetic radiation या electromagnetic waves। देखो अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करने का मतलब ये होता है कि उसकी वेलोसिटी बदले। ठीक है, तो वो अपने अंदर से एनर्जी एमिट करना चालू कर देगा। एनर्जी किसके फॉर्म में एमिट करेगा? एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या आप ऐसे लिखो एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वो एनर्जी रेडिएट करना चालू कर देता है, एनर्जी बाहर निकालना चालू कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलना चालू हो जाता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं, ईएम वेव्स। तो अगर आप देखोगे तो रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से क्या था कि आपका ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका मतलब क्या? हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होते जा रही है। वेलोसिटी चेंज सिर्फ वैल्यू की वजह से नहीं यहाँ पे हो रहा है, मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। हो सकता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो हो या वैल्यू जो हो वो हर पॉइंट पे सेम हो, लेकिन क्योंकि हर पॉइंट पे आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। चेंज होने का रीजन क्या है? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम बोल रहे हैं कि चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन भी चेंज होता है तो आप बोलते हो कि अच्छा ये वेलोसिटी चेंज हो गया। वेलोसिटी चेंज हुआ इसका मतलब एक्सेलरेशन हुआ, और एक्सेलरेशन किसका हुआ? एक्सेलरेशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। अब चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा तो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ना चालू कर देता है, और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ना चालू कर देगा तो क्या होगा? इसकी एनर्जी कम होते जाएगी। अगर इसकी एनर्जी कम हो रही है तो क्या होगा? एनर्जी कम होने की वजह से अब वो छोटे ऑर्बिट में घूमना चालू कर देगा, और ये कंटिन्यूसली इसकी एनर्जी कम होते जाएगी। तो कंटिन्यूसली इसकी एनर्जी कम होते होते ये फाइनली
अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या करेगा, न्यूक्लियस खींचते जाएगा उसको, इसका ऑर्बिट छोटा होता चला जाएगा और ये कंटिन्यूसली इसका ऑर्बिट छोटा होते होते वो घुस जाएगा इसके न्यूक्लियस के अंदर। ऐसे में तो आपका एटम स्टेबल होगा नहीं। जबकि हम देखते हैं कि सारी की सारी चीज़ें जो भी आपका एटम है, जहाँ पे भी है, जो भी बॉडी में एटम्स रखा हुआ है वो सारे स्टेबल है। तो ये स्ट्रक्चर तो स्टेबल नहीं है अगर हम मैक्सवेल की थियरी को सही मान के चले। लेकिन मैक्सवेल की थियरी को हम गलत नहीं कर सकते, उस टाइम पे एस्टैब्लिश थियरी है, तो थोड़ा सा गड़बड़ इस स्ट्रक्चर में ही होगा, ये एटम के स्ट्रक्चर में ही होगा। ये स्ट्रक्चर जो है मैक्सवेल की थियरी के हिसाब से स्टेबल नहीं था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रह ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन घूमते हुए नहीं रह सकता, क्योंकि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा और अल्टीमेटली वहाँ चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का किसी एक पर्टिकुलर जगह पे घूमना, ये अपने आप में स्टेबल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन का नहीं था, ठीक है। दूसरी बड़ी चीज़ क्या थी यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे जो लिमिटेशन था वो ये था कि एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम, एक्चुअली आपका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है पता है ना? चलो स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे। एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली आपका जो कुछ गैसेस है वो गैसेस स्पेक्ट्रम देता है, और स्पेक्ट्रम जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा था। जबकि लोगों को ये लगा कि भाई आपका स्पेक्ट्रम जो है कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बजाय लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था। और लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा था इसका भी एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो अब ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या है और स्पेक्ट्रम ही क्या होता है पहले वो समझ लो। देखो अगर मान लो आप एक सोर्स ऑफ लाइट लो, यहाँ से वाइट लाइट लो, और उस वाइट लाइट को किसी प्रिज्म के थ्रू पास करो। आपने बचपन में पढ़ा होगा इसका डिस्पर्शन हो जाता है, और डिस्पर्शन होने के बाद सारे के सारे कलर्स इसके सेपरेट हो जाते हैं। तो आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे कलर लेता हूँ, स्टार्ट किससे होगा, वॉयलेट से होगा। तो लेट्स से कि वॉयलेट सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्या होगा, वॉयलेट यही है ना, तो ब्लू हो गया। सारे के सारे कलर्स होते हैं, वॉयलेट होते हैं, इंडिगो होते हैं, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे के सारे कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ब्लू, ग्रीन, येलो, सारे कलर्स मैं नहीं बना पा रहा हूँ कि, पर आप समझ जाओगे ना, सारे के सारे कलर्स यहाँ पे इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। और सबसे कम अगर कोई चीज़ डेविएट होता है तो वो रेड कलर। तो आप देखोगे कि एक वाइट लाइट जब यहाँ पे पड़ता है तो यहाँ पे सारे के सारे कलर्स आपको सेपरेट होकर नजर आते हैं। तो इसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है, लाइट का स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और अगर आप इसको एक पट्टे पे देखते हो, एक ब्लैक पट्टे पे इसको सारे कलर्स को डालो तो आपको लाइन से सारे के सारे कलर्स मिल जाएंगे। और ये सारे के सारे कलर्स जो है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। मतलब ये स्पेक्ट्रम में आपको सारे के सारे कलर नजर आएंगे। तो मैं एक पट्टा यहाँ पे, एक सेकेंड एक काम करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे इंपोर्ट 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 इमेज कहाँ पे, इमेज मैंने देख के रखा था, ये रहा। चलो इसको उठा के डाल देते हैं और इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको मैंने दिखाया यहाँ पे। आपको देखो ये ऊपर वाला जो है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। मतलब अगर आप एक वाइट लाइट डालते हो किसी प्रिज्म से तो आपको सामने सारे कलर सेपरेट होकर नजर आएंगे। इस फिनोमेना को हम लोग डिस्पर्शन बोलते हैं, और डिस्पर्शन में आप देखोगे सारे कलर्स आपको क्लियरली दिखाई देंगे, ठीक है, इतना समझ में। लेकिन होता है क्या है, जब आप किसी गैस के थ्रू लाइट को पास करते हो, मान लो यहाँ पे हमने गैस लिया और गैस के थ्रू, जैसे हाइड्रोजन गैस ले लिया या कोई भी गैस ले लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस ले लिया, और इसमें आप वाइट लाइट पास करो। वाइट लाइट पास करने के बाद इससे बाहर निकला हुआ जो रेज है, इससे जो बाहर निकला हुआ रेज है, इसको आप किसी प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो आप देखोगे कि आपको सारे के सारे कलर वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका लाइट यहां से बाहर निकल रहा है, ये कौन सा लाइट है बताओ, ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। मतलब ये कि इसको सारे के सारे कलर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि गैस ने क्या किया है, कुछ कलर्स इसमें से एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ अमाउंट ऑफ कलर्स एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी सारे कलर्स भेज दिए। तो जब यहां से लाइट को देखा गया, अब इसके बाद प्रिज्म के थ्रू अगर आप देखोगे तो क्या होगा आपका, इस केस में आपको इस तरह का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लाइंस का या फिर स्पेक्ट्रम दिखेगा। आपको सारे के सारे कलर्स
यहाँ पे दिखेंगे, पर उसमें से बीच बीच में कुछ कलर्स गायब दिखेंगे। जैसे ये कलर, ये कलर, ये कलर, ये कलर गायब है। मतलब ये वेवलेंथ, ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ का लाइट जो है इसने एब्जॉर्ब कर लिया। जो एब्जॉर्ब कर लिया वो पूरा काला हो जाएगा, वहां से वो लाइट गायब हो चुका है। उस फ्रीक्वेंसी का लाइट आपको यहाँ से गायब होता हुआ मिलेगा, बाकी सारे कलर्स आपको वैसे के वैसे मिलेंगे। तो यहां से जो आपको मिलता है इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब जो लाइट एब्जॉर्ब हो चुका है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो कलर का लाइट एब्जॉर्ब हो चुका है वो आपको पट्टे पे नहीं दिखाई देगा, या यहाँ पे इसमें गायब होता हुआ नजर आएगा, गायब हो चुका रहेगा, वहां ब्लैक लाइंस आ गए हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना कि ये अब लाइट एमिट भी करता है। ये लाइट यहाँ से क्या करेगा, क्योंकि इसने लाइट एब्जॉर्ब किया है तब वो लाइट एमिट भी करेगा। और जब ये एमिटेड लाइट को आप प्रिज्म से पास करोगे तो आपको यहाँ पे भी एक स्पेक्ट्रम दिखेगा। अब यहाँ पे देखो कुछ था नहीं पहले से, सिर्फ कुछ ही लाइट जो एमिट किए थे वही वो छोड़ रहा है, तो आपको वही सारे लाइट यहाँ पे दिखेंगे कुछ इस तरीके से। पीछे आपका ब्लैक पट्टा है, कुछ नहीं है, उसके ऊपर कुछ ही कलर्स के लाइट या कुछ ही फ्रीक्वेंसी के लाइट आपको दिखेंगे। जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट ये छोड़ेगा वो फ्रीक्वेंसी का सिर्फ लाइट आपको दिखेगा। देखो 1 2 3 4 ब्लू, ग्रीन, रेड, सिर्फ यही कलर के लाइट्स आपको दिख रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा इसमें। तो ये अब क्योंकि इसने लाइट एमिट किया है इसलिए इसको हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, आपको सारे के सारे कलर्स दिखाई देते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो लोगों ने सोचा क्या था, देखो इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन को तुमने एनर्जी दिया, यहाँ से आपने लाइट दिया और आपने एनर्जी दिया, तो ऐसा होना चाहिए था कि अगर मान लो कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब ये अगर कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या होगा बताओ। अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो कंटिन्यूसली उसका ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, और कंटिन्यूसली ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है, हायर ऑर्बिट में जा रहा है वो, तो वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली हर फ्रीक्वेंसी का लाइट एब्जॉर्ब करते जा रहा है। अगर वो हर फ्रीक्वेंसी का लाइट एब्जॉर्ब करता जाएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है पूरा साफ होना चाहिए, सारा उसने एब्जॉर्ब कर लिया है ना। और उसके बाद जब वो एमिट करेगा तो एमिशन वाला जो स्पेक्ट्रम है वो पूरा का पूरा ऐसा कंटिन्यूस होना चाहिए, सारा वो एमिट कर देगा। मतलब जब आप उसको छोड़ दोगे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच चुका था और उसको छोड़ दो, अब उसने सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लिया है, तो धीरे धीरे कंटिन्यूसली वो क्या करेगा, वो सारे लाइट को अब छोड़ना भी चालू कर देगा और वापस अपने ऑर्बिट में आएगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम जो है उसमें पूरा का पूरा लाइट आपको वापस दिख जाएगा। पर हुआ बड़ा अजीब हुआ क्या कि जब लाइट इसके अंदर डाला तो इलेक्ट्रॉन ने कुछ ही फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया, बस ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बस बाकी सबको छोड़ दिया ऐसे ही। अब ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा था कि जब वो फ्रीक्वेंसी का लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और ये फ्रीक्वेंसी का लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बीच के जो सारे फ्रीक्वेंसी के लाइट थे इसको क्यों नहीं एब्जॉर्ब किया, उसको क्यों छोड़ दिया, और उसके बाद ये सारे फ्रीक्वेंसी के लाइट को क्यों छोड़ दिया, इसको क्यों छोड़ दिया, डायरेक्ट इसको क्यों पकड़ लिया, ये समझ नहीं आ रहा था। समझे ये क्या हो गया भाई, ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। लाइंस क्यों नजर आ रहे थे, ये लाइन स्पेक्ट्रम हो गया, ये पूरा कंटिन्यूस सब सारे कलर्स है। तो हमारी आशा ये थी कि सारे कलर्स वो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि देखो लॉजिक तो यही ना कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कंटिन्यूसली ऐसे घूमता चला जाएगा, धीरे धीरे वो हायर ऑर्बिट में जाएगा और सारे एनर्जीज को, सारे फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो ये सारे फ्रीक्वेंसी जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये पूरा साफ हो जाएगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा, और ये सारा उठा के यहाँ पे एमिशन में एमिट कर देगा, सारा का सारा छोड़ देगा। तो ये पूरा कंटिन्यूस जैसा ऊपर है वैसा दिखना चाहिए था, लेकिन इसमें सिर्फ लाइंस दिख रहे थे। मतलब यहाँ पे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है एटम्स के अंदर गैस के, उसने सिर्फ इसको 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 एब्जॉर्ब किया, बाकी को छुआ ही नहीं। अब वही बाद में जाके एमिट कर दिया, देखो ऊपर में वही लाइंस हैं जो उसने एब्जॉर्ब किया था, वही इसने यहाँ पे एमिट कर दिया, तो आपको सिर्फ 3-4 लाइंस ही दिखे। ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा था, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था समझे। तो ये भी अब उसके लिमिटेशंस में आया। तो सेकेंड लिमिटेशंस क्या था, एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम was not explained by Rutherford's model। इसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हुआ। तब आगे जाकर इसी थियरी में थोड़ा सा बदलाव किया गया। जो बदलाव किया उसका नाम था नील्स बोर, वो साइंटिस्ट थे,
शायद मेरे हिसाब से उनके शिष्य ही रहे होंगे, और मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तो उन्होंने कुछ बदलाव किया और उसके बाद अपनी थियरी दी, और उस थियरी के बेसिस पर ये जो दो प्रॉब्लम्स थे उसे सॉल्व किया गया, समझे। और इसलिए वो काफ़ी थियरी जो है काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। उस थियरी के बेसिस पे हमने और भी बहुत सारी चीज़ें की। हमने इलेक्ट्रॉन किस रेडियस में रहता है जिस रेडियस में घूम रहा है उस रेडियस का हमने उस ऑर्बिट का हमने रेडियस निकाल लिया। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इस ऑर्बिट में घूम रहा हो, तो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका हमने रेडियस निकाल लिया उनके हेल्प से। हमने वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लिया, हमने उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, कितना पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर लिया बोहर के थियरी के बेसिस पे, या बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसके बेसिस पे। तो बोहर ने कुछ चेंजेस किया रदरफोर्ड के मॉडल में, और उसके बाद उससे एक थोड़ा बेटर थियरी या एक बेटर मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर का सामने लाया। तो चलो देखते हैं बच्चों बोहर ने क्या कहा। तो यहाँ पे बोहर ने अपनी बात जो है वो 3 पोस्टुलेट्स में कहा। तो बोहर के 3 पोस्टुलेट्स यहाँ पे हम देखेंगे जो बोर्स के मॉडल को, बोर्स के एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करता है। 3 पोस्टुलेट है। स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट 1 से। पोस्टुलेट का मतलब होता है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जो आप पहले तो सही मान लेते हो, जिसके बेसिस पे कोई थियरी को एक्सप्लेन किया जाए। मतलब इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं होता कि हाँ आपने एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद फिर ये कंक्लूजन निकाला है। ये जैसे मैं आपको कुछ कह रहा हूँ और आपको इसे सही मानना है ताकि हम आगे फिर किसी थियरी की बात कर पाए। तो पोस्टुलेट मतलब जो बिना किसी एक्सपेरिमेंट के सही मान लिया जाए। तो बोहर के 3 पोस्टुलेट्स आपके सामने जो इसके थियरी को एक्सप्लेन करता है या इनके एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहला पोस्टुलेट बोहर ने क्या कहा, वही बात कही जो रदरफोर्ड ने कहा था। तो पहला पोस्टुलेट में तो यही है कि आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो ये वही चीज थी जो रदरफोर्ड ने भी कहा था, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के। और इनके बीच में अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है आपका, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और यहाँ पे न्यूक्लियस में बस एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहाँ से आएगा? इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को सर्कल में घुमाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स बन के। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए यहाँ पे, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तो भाई बात हो गई आपके फर्स्ट पोस्टुलेट की, बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। बाकी सेकंड पोस्टुलेट को ध्यान देते हैं। ये तो वही बात थी जो रदरफोर्ड ने ऑलरेडी कह दिया था। अब सवाल ये था, प्रॉब्लम कहाँ आई थी बताओ? पोस्टुलेट 2 देखते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आई थी कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसके वेलोसिटी का बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, देखो डायरेक्शन भी चेंज होगा तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ज पार्टिकल है और अगर एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, जिसकी वजह से उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और वो न्यूक्लियस में घुस जाएगा। ये प्रॉब्लम आ रहा था हमारा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, रदरफोर्ड के मॉडल में, जो कि मैक्सवेल थियरी ये बात बताती थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रह पाएगा। तब सेकेंड पोस्टुलेट में बोहर ने क्या बोला, देखो कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, वो किसी फिक्स्ड रेडियस के ऑर्बिट में ही घूम सकता है। मतलब या तो इस ऑर्बिट में घूमेगा, या तो इस ऑर्बिट में घूमेगा, या इस ऑर्बिट में घूमेगा। ऐसे कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स है जिसमें ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकता है। इन ऑर्बिट्स को स्टेबल ऑर्बिट्स बोला गया। तो जो भी ऑर्बिट्स आपका है फिक्स्ड ऑर्बिट्स, वो आपका स्टेबल ऑर्बिट कहलाया। और बोहर ने ऐसा कहा कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूम रहा है, ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूम रहा है, उसके अलावा वो किसी बीच के या कहीं भी किसी भी ऑर्बिट में घूम नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में ही घूम सकता है, किसी भी ऑर्बिट में ऐसा अगर वो चाहेगा तो घूम नहीं पाएगा। बोहर के हिसाब से अगर वो इन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका आंसर तो उन्होंने भी नहीं दिया। बस उन्होंने बोला
कि कुछ फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, इनको स्टेबल ऑर्बिट्स कहा गया। इसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं बिना एनर्जी एमिट किए, तब वो अपना एनर्जी एमिट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट नहीं करेगा, भले ही इनका एक्सेलरेशन हो रहा हो, भले ये चार्ज पार्टिकल हो। मैक्सवेल की थ्योरी को इलेक्ट्रॉन नहीं मानेगा अगर ये फिक्स ऑर्बिट में है तो। उसके अलावा किसी दूसरे ऑर्बिट में वो नहीं घूम पाएगा। अब ये ऑर्बिट्स कौन से, इनको फिक्स ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट्स कहा गया। ऐसा क्यों, ये फिक्स ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट में क्यों इलेक्ट्रॉन मैक्सवेल की थ्योरी को नहीं मानेगा और एनर्जी एमिट नहीं करेगा? इसका आंसर बोर ने भी नहीं दिया। तो ये कुछ लिमिटेशंस इनके मॉडल में भी हैं। अब ये जो फिक्स ऑर्बिट है, इनके हिसाब से जैसे ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से फिक्स ऑर्बिट है? तो उन्होंने बोला कि देखो, ये जो फिक्स ऑर्बिट होंगे इनका रेडियस कुछ ऐसे होगा कि इलेक्ट्रॉन का इन ऑर्बिट्स में जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा इन ऑर्बिट्स में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फिक्स्ड ऑर्बिट, वो होगा आपका h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। h जहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, एक सेकेंड ना, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो आपका ऐसे ऑर्बिट्स में ही घूमेगा, मतलब h का वैल्यू डालो, 2 का वैल्यू डालो, पाई का वैल्यू डालो, आपको एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे ऑर्बिट्स में रह सकता है बिना एनर्जी एमिट किए जिसका वैल्यू, जिसके ऑर्बिट में घूमते हुए एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होगा वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। मतलब या तो h/2π हो, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, या 2h/2π हो, या 3h/2π हो, या 4h/2π हो, या 5h/2π हो। मतलब हम लिख सकते हैं n/2π, जहां पे n का जो वैल्यू है वो 1 से कुछ भी हो सकता है आगे, पर सारे वैल्यूज इंटीजर हो सकते हैं। यानी कि n = 1 डालोगे तो h/2π। तो अगर एंगुलर मोमेंटम h/2π है तो ऐसे ऑर्बिट में घूम सकता है। अगर एंगुलर मोमेंटम 3h/2π है तो भी वो भी एक फिक्स ऑर्बिट होगा। अगर किसी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम 4h/2π होता है तो वो भी एक फिक्स ऑर्बिट होगा या स्टेबल ऑर्बिट होगा, उसमें भी घूमा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इसके अलावा कुछ और आता है तो उसमें वो एनर्जी एमिट किए बिना रह नहीं सकता, या उसमें इलेक्ट्रॉन घूम नहीं पाएगा। अच्छा, सर्कल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है mv/r। m उसका मास हो गया, v उसकी वेलोसिटी हो गई, r उसका रेडियस हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा? nh/2π के इक्वल हो जाएगा। ये इनका सेकेंड पोस्टुलेट है। बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट की। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? पोस्टुलेट 3। इसके स्टेटमेंट्स आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएंगे, मैं आपको बस मीनिंग एक्सप्लेन करके इंपॉर्टेंट चीजें लिख के दे रहा हूँ। बाकी आप स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक से भी लिख सकते हो, बस वो बोल्ड करके एकदम ब्लैक बोल्ड कलर में आपका टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट दे के रखा हुआ है। पोस्टुलेट 3 की बात करते हैं। पोस्टुलेट 3 में ये कहा गया कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लो ये ऑर्बिट में घूम रहा है, फिर ये ऑर्बिट में है। अब ये मान लो लोअर ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट में इसकी एनर्जी है En, और ये हायर ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट में इसमें एनर्जी होगी Em। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है और वो जंप करता है लोअर ऑर्बिट में En, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर मान लो लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो इससे क्या होगा? इससे वो अपना, देखो अब हायर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी ज़्यादा थी इलेक्ट्रॉन की, लोअर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो उसके पास पहले ज़्यादा एनर्जी थी, जंप करने के बाद उसकी एनर्जी कम हो गई। तो जितना एक्स्ट्रा एनर्जी उसका कम हुआ है वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। तो पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी गई कहाँ? वो एनर्जी बाहर आ जाती है एक फोटोन के फॉर्म में। फोटोन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, राइट? वो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो फोटोन के फॉर्म में वो एनर्जी एमिट कर देगा, समझे? तो अगर एक ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, दैट इज Em माइनस En, इतना एनर्जी का गैप है दोनों के बीच में। तो जब वो इसमें से यहाँ आता है तो इतना एनर्जी जो है उसका कम हो जाता है, ये एनर्जी बाहर आ जाता है फोटोन के फॉर्म में। और फोटोन का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? h न्यू होता है, आप जानते हो h प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है। और ये आपका एमिटेड फोटोन जो है यही आपको स्पेक्ट्रम में दिखता है। अब देखो यहाँ पे बोहर की जो थियरी है वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है, बहुत सारी चीज़ों को हम निकालने में हमारी मदद भी करती है। जैसे बोहर की थियरी की मदद से हम आगे देखेंगे
कि जो भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एटम्स है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, उसके इलेक्ट्रॉन्स का आप अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हो, और निकाला भी है हम लोगों ने। इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से घूम रहा है वो निकाल सकते हो। सोचो एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, किस वेलोसिटी से घूम रहा है, कितने रेडियस में घूम रहा है, ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं बिना इलेक्ट्रॉन को और बिना एटम को देखे हुए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसलिए इन पोस्टुलेट्स को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया गया, राइट। उसके अलावा हम कितनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, कितना पोटेंशियल एनर्जी है, यह सारी चीज़ें भी हम लोग निकाल सकते हैं बोहर के पोस्टुलेट के हेल्प से, बोहर के एटॉमिक मॉडल के हेल्प से। वो हम आगे करने वाले हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो रदरफोर्ड की थियरी में जो परेशानियां थी, उन परेशानियां को, इन लिमिटेशंस को इस थियरी ने दूर कर दिया। जैसे कि दो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो। रदरफोर्ड में जो डिफिकल्टीज क्या थी, पहली डिफिकल्टी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते घूमते, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, और धीरे धीरे वो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो बोहर ने ये बताया कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम पा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स ऑर्बिट में ही घूमेगा, सेकंड पोस्टुलेट बोहर का। और अगर वो उस फिक्स ऑर्बिट में है, स्टेबल ऑर्बिट्स में है, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करेगा, भले ही वो एक्सेलरेटेड है। क्यों नहीं करेगा उसका आंसर नहीं दिया, पर नहीं करेगा। तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नहीं करेगा अब तो एनर्जी नहीं निकलेगा, तो अब तो स्टेबल हो गया वो। सेकेंड प्रॉब्लम क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब क्या कि जैसे अगर मान लो आपने यहाँ पे गैस को एनर्जी दिया, तो गैस में जो एटम्स है उसके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाएगा और सारे फ्रीक्वेंसी का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो जब सारे फ्रीक्वेंसी का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे वो हायर ऑर्बिट्स में चला जाएगा, तो जब सारा ही फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये पूरा का पूरा लाइन साफ हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि सब एब्जॉर्ब कर चुका है। तो एब्जॉर्प्शन लाइन जो हमारा पूरा ब्लैक होना चाहिए था। अब बाद में यही जब एमिट करेगा वो, तो एमिशन के टाइम पे सारा का सारा आपका जो कलर्स है या सारे के सारे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो आ भी जाने चाहिए, क्योंकि उसने सारा एब्जॉर्ब कर दिया, ब्लैक हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन लाइन तो ब्लैक हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन लाइन मतलब यहाँ से क्या क्या एब्जॉर्ब किया गया। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी सारा एब्जॉर्ब करता है, तो सारे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा वो तो यहाँ ब्लैक आ जाना चाहिए था। और जब वो एमिट करेगा, तो एमिट करते समय फिर क्योंकि सारा एब्जॉर्ब किया तो सारा एमिट भी कर देगा, हर एक फ्रीक्वेंसी। तो हर एक फ्रीक्वेंसी एमिट कर देगा, तो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो भी पूरा कंटिन्यूस इसके तरह आना चाहिए था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन आया क्या, बीच बीच के फ्रीक्वेंसी से एब्जॉर्ब किए गए, बाकी सब वैसे ही छोड़ दिया गया। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको लाइन में दिखा, और वही जो बीच बीच के फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब किए थे वही आपको एमिशन में भी दिखाई देगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम भी आपको लाइन स्पेक्ट्रम दिखाई दिया। इसका एक्सप्लेनेशन हमको मिल नहीं रहा था, बोहर ने देखो एक्सप्लेन कर दिया। बोहर ने क्या बोला, अब यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी लेते लेते जा सकता है, बल्कि वो तो कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही होता है ना। तो या तो इस ऑर्बिट में होगा, या तो इस ऑर्बिट में होगा, या तो इस ऑर्बिट में होगा, या तो इस ऑर्बिट में होगा। ये लोअर लेवल है, ठीक है। अब देखो पहले हम बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और उसने एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब किया, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद सीधा पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे केस में इन दोनों के बीच में जितना भी एनर्जी का डिफरेंस है, उतने के एनर्जी डिफरेंस का जो फोटोन है वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब मान लो इसके पास सारे फोटॉन्स तुमने फेंके यहाँ से, तो सारे फोटॉन्स फेंकने के बाद वो हर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो सिर्फ उन्हीं फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा। याद रखना, वो सिर्फ उन्हीं फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा जिस फोटॉन की एनर्जी इस लेवल के इक्वल है। बाकी किसी फोटॉन को हाथ नहीं लगाएगा वो, क्योंकि वो कहीं भी नहीं रह सकता, कंटिन्यूस एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा वो, कि हाँ कंटिन्यूस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फिर धीरे 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 ऊपर जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन जो है या तो यहाँ पे रहेगा और डायरेक्ट जंप मार के यहाँ जाएगा, इस बीच में कहीं भी वो कोई भी एनर्जी लेवल पे नहीं जाएगा, और इस बीच में कोई एनर्जी लेवल है ही नहीं जहाँ पे वो रह सकता है, फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रह सकता है ना। या तो यहाँ से डायरेक्ट जंप मार के यहाँ जा सकता है, या उसको अगर मान लो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन मिला, ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन मिला, तो हो सकता है कि वो यहां से डायरेक्टली जंप करके यहां पे चले जाए, समझे। लेकिन वो जाएगा यहां से डायरेक्टली यहां पे, या तो यहां से यहां पे, या तो यहां से यहां पे जा सकता है। मान लो
इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से यहाँ जंप मारा, कुछ ने यहाँ से यहाँ जंप मारा, कुछ ने यहाँ से यहाँ जंप मारा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे जिसने यहाँ से यहाँ जंप मार लिया, यहाँ से यहाँ जंप मार लिया। तो अब देखो आपको कंटिन्यूस एनर्जी नहीं मिलेगा, मतलब इस गैस के इस इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, जिस फोटोन की एनर्जी इसके बराबर, इन दोनों के गैप के बराबर, या तो उसने उसको खींचा होगा, या तो इन दोनों के बीच में जितना भी एनर्जी का गैप है उतने एनर्जी का जो फोटोन होगा उस फोटोन को एब्जॉर्ब किया होगा ताकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाए, या फिर इसके और इसके बीच में जितना गैप है इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। तो बीच बीच में कुछ कुछ एनर्जी के ही फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देखो इसके 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 और इसके, कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए एब्जॉर्प्शन लाइंस में आपको सिर्फ लाइंस दिखाई देते हैं। इन लाइंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो इस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो सकता है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां डायरेक्टली गया हो, इस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया हो तो उसको इस फ्रीक्वेंसी या फिर ये फ्रीक्वेंसी का फोटोन लगा हो, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी का फोटोन का एनर्जी इतना ही था, कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन नहीं था, सिर्फ यहां पे क्योंकि जंपिंग हो रहा है डायरेक्ट, इससे इस लेवल पे इससे इस लेवल पे, उसके लिए जिस फोटोन की एनर्जी चाहिए उस फोटोन की एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया और डायरेक्ट जंप कर गया। मान लो यहां पे जो बीच बीच में एनर्जी है वो अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो यहां से यहां चला जाएगा, पर यहां तो कोई फिक्स ऑर्बिट है ही नहीं, इसलिए वो फोटोन एनर्जी वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। अच्छा यहां पे जो है, यहां पे देखो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हो सकता है ये वाला जो फोटोन है इसकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचा दे। अब यहां पे तो कोई फिक्स ऑर्बिट है ही नहीं, इसलिए वो ये फोटोन भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो उन्हीं फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा जिससे वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगा पाए, और इसलिए बीच बीच के फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर रहा है, वही फोटॉन्स जिससे वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में फिक्स्ड ऑर्बिट में कूद पाए। और इसीलिए यहां पे आपको एब्जॉर्प्शन लाइंस दिखते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइंस दिखते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम दिखते हैं। उसके बाद तो भाई बात आसान है, अब उसने जो एब्जॉर्ब किया है वही एमिट करेगा। तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से डायरेक्टली यहां कूदता है, तो ये देखो यहां से यहां जाने वाला जो फोटोन था वो मान लो यहां पे है, इस फोटोन को एब्जॉर्ब किया था, तो अब यहां से जब यहां उतरेगा तो इसी फोटोन को एमिशन में एमिट कर देगा, बाहर निकाल देगा यहां से, तो इसलिए ये एब्जॉर्ब किया गया था तो यही आपको एमिशन में दिख जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की गई थी तो एमिशन में आपको यही दिख जाएगी। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो फिर जो एब्जॉर्ब किया था उसने वो एमिट कर देगा। यहां से यहां जब फोटोन आया था तो उसने ये एब्जॉर्ब किया था, तो जब यहां से नीचे आएगा वापस ग्राउंड स्टेट में, नीचे वाला को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं हम लोग, तो फिर ये वाला एमिट कर देगा वापस, तो आपको एमिशन स्पेक्ट्रम भी लाइन स्पेक्ट्रम दिख जाएगा। तो ये बोहर का जो थियरी है, बोहर का जो पोस्टुलेट बोहर ने दिया, उसके बेसिस पे हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी जो बोहर ने अपना पोस्टुलेट दिया था। काफ़ी चीज़ों को उसने आसान कर दिया समझना, इवन लाइन स्पेक्ट्रम को भी, और जो रदरफोर्ड के लिमिटेशंस थे उसको भी समझना या उसको दूर बड़े आसानी से बोहर के पोस्टुलेट ने कर दिया। ठीक है, चलेगा। अब देखो और भी बहुत सारी चीज़ें की। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से भाग रहे हैं, किस काइनेटिक एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से, किस उनके पास टोटल कितना एनर्जी है, रेडियस क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन अभी हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे देखो बोर का जो थियरी है याद रखना, वो सिर्फ बोर्स मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स को ही एक्सप्लेन कर पाता है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। बोर मॉडल जो था वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल था। अब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होता है, देखो जो हाइड्रोजन के जैसा हो वही आपका हाइड्रोजन लाइक एटम्स हो गया। हाइड्रोजन के जैसा मतलब सिंपल है कि बीच में न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और उसके अराउंड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है और बीच में एक ही प्रोटॉन है। पर अगर मान लो आप दूसरे एटम्स देखो, जैसे मान लो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में एक बीच में प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, और एक बीच में प्रोटॉन है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है।
तो बीच में एक प्रोटॉन हो या 10 प्रोटॉन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस बीच में होना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और उसके अराउंड एक ही इलेक्ट्रॉन घूमना चाहिए। तो ऐसे और किस एटम में हो सकता है बताओ। अब जैसे अगर मान लो हीलियम है आपका, तो हीलियम के न्यूक्लियस को देखोगे तो आपको पता है कि वो अल्फा पार्टिकल होता है। तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और उसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो अगर इनसे तुम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दो तो क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम उसको हीलियम प्लस बोलेंगे। तो हीलियम प्लस में देखो बीच में एक न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके अराउंड। तो इसका मतलब He प्लस जो है, एक तो हाइड्रोजन एटम है ही, हाइड्रोजन, उसके बाद He प्लस, और उसके अलावा और भी देखते हैं। जैसे मान लो लिथियम है, तो लिथियम में ना 3 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन से हमें लेना देना नहीं फिलहाल, क्योंकि न्यूट्रॉन वैसे भी उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो 3 प्रोटॉन होते हैं और उसके अलावा 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में और एक सेकेंड ऑर्बिट में। तो हमें क्या करना है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देना है। एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल के फेंक दो, तो बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपके पास ये जो लिथियम एटम है उसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दिया तो 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये Li2 प्लस हो जाएगा। अब ये भी देखो हाइड्रोजन जैसा ही हो गया, बीच में न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके अराउंड, तो Li2 प्लस। समझ गए। तो ये सारे के सारे जो आपको स्पीशीज दिखाई दे रहे हैं, दे ऑल आर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ये हाइड्रोजन एटम है, बाकी सब हाइड्रोजन लाइक एटम्स है। इनके लिए ही आपका बोहर का मॉडल वैलिड है, बाकी पर बोहर का मॉडल काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं सबसे पहले रेडियस और वेलोसिटी। रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving in circular orbits, revolving in circular orbits। तो हम बोर के पोस्टुलेट्स को यहाँ पे यूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन का रेडियस और इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से उस ऑर्बिट में जा रहा है इसकी बात करेंगे। तो मान लो आपका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, देखो आपने क्या किया, इनमें से कोई भी एक एटम ले लिया, चाहे Li2 प्लस हो, He2 प्लस हो, कोई भी एक ऐसा एटम लो जो हाइड्रोजन लाइक एटम हो। अब उसके अंदर आप मान के चलो वी हैव Z प्रोटॉन्स, Z प्रोटॉन, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z प्रोटॉन्स है। इसका मतलब Z क्या है, एक्चुअली में एटॉमिक नंबर है। तो Z क्या है आपका, एटॉमिक नंबर। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं यहाँ पे, तो न्यूक्लियस में जो चार्ज होगा, टोटल कितना चार्ज होगा, एक प्रोटॉन के पास प्लस E चार्ज होता है। तो Z प्रोटॉन्स के पास क्या होगा, प्लस ZE चार्ज होगा। और हाइड्रोजन लाइक एटम है तो इसका मतलब इसके अराउंड सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लो इसका जो रेडियस है उस रेडियस को हम Rn मान लेते हैं। n मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हम उसको R1 बोल देंगे। अगर सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस रेडियस को R2 बोल देंगे। तो हम मान के चलते हैं कि nth ऑर्बिट है, ये क्या है, nth ऑर्बिट में घूम रहा है। nth मतलब एक नंबर है, तो nth ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है। तो उसके पास जो उसका जो रेडियस है वो Rn है, और ये जिस वेलोसिटी से घूम रहा है उसको हम लोग Vn बोल देंगे। अगेन n जो डिनोट करता है वो ऑर्बिट का नंबर डिनोट करता है। n क्या करता है, डिनोट ऑर्बिट्स नंबर, और n को हम बोलते क्या है, n को यहाँ बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और Vn वेलोसिटी से घूम रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट यूज करेंगे। बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर का पहला पोस्टुलेट क्या था कि देखो, बाय बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन पर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो अब इस साइड हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं।
सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हा एम वी स्क्वायर अपॉन 2 एम, अभी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास एम ई, इलेक्ट्रॉन का मास एम ई ले लेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी तो मतलब वी एन लिखा है यहाँ पे तो वी एन ले लेंगे, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर कौन है आर एन लिखा हुआ है तो आर एन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा होगा कि दो चार्ज जब है, दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं तो उनके बीच में कूलम्स फोर्स लगता है, कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब Q1 Q2 क्या है, एक इसका चार्ज है और एक इसका चार्ज है, तो इसका चार्ज मान लो E है। अब हम सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस नहीं लेंगे, बस देखो कि वैल्यू क्या है चार्ज का, इसका E है और इसका ZE है तो यहाँ पे Q1 और Q2 EZE हो जाएगा, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, जितना रेडियस है तो RN का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक RN यहाँ से हो जाएगा कैंसल आउट, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो Vn का वैल्यू निकाल लो। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको या तो Vn का वैल्यू निकालो या तो Rn का वैल्यू निकालो, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, ME Vn का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन Rn। तो यहाँ एक काम करो, Rn को यहाँ ले आओ, बाकी सबको वहाँ भेज दो, तो Rn का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, देखो ZE स्क्वायर तो वहीं रहेगा, नीचे 4πε0 ME Vn का स्क्वायर, एंड लेट दिस बी इक्वेशन 1। हम अगले पोस्टुलेट से क्या करेंगे, Vn का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे और उसके बाद फिर Vn का वैल्यू उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके हमें Rn का वैल्यू मिल जाएगा। तो विल मूव ऑन टू पोस्टुलेट 2। अब हम लोग पोस्टुलेट 2 पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं तो फिर क्या इसी पेज पे लिख सकता हूं, ठीक है। चलो अब पोस्टुलेट 2 पे चलते हैं। पोस्टुलेट 2 बाय पोस्टुलेट 2 मतलब बोर का ही पोस्टुलेट यूज कर रहे हैं। पोस्टुलेट 2 क्या था बताओ, कि आपका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम L दैट इज mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। एंगुलर मोमेंटम जो होता है सर्कल में घूमते हुए किसी भी पार्टिकल का, वो मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस होता है। तो m तो इलेक्ट्रॉन का है तो m ही लिखेंगे, Vn लिखेंगे, Rn लिखेंगे, NH अपॉन 2π, ये हो गया। यहाँ से काम करो Vn का वैल्यू निकाल लो, तो Vn का वैल्यू क्या आएगा बताओ, Vn विल बी इक्वल टू NH अपॉन 2π ME इंटू Rn। लेट दिस बी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 को उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, एक बार Rn मिल जाएगा, आपको Rn मिल जाएगा, बाद में Rn का वैल्यू उठा के इसमें इक्वेशन 2 में डाल दो तो आपको Vn मिल जाएगा। तो पुट 2 इन इक्वेशन 1, 2 का वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, तो आपका जो Rn है, Rn का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, Rn विल बी इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0 ME Vn का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, n स्क्वायर h स्क्वायर सबका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4π² ME का स्क्वायर इंटू Rn का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से 4π कैंसल आउट हो जाएगा और एक ही कैंसल आउट होगा, एक पाई यहाँ पे रह जाएगा और एक ME यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली बचेगा क्या अपने पास, Rn विल बी इक्वल टू ZE स्क्वायर, ऊपर बचा ही है। अब देखो नीचे क्या बचा है, पाई ME Rn का स्क्वायर, ये पूरा उठ के ऊपर चला जाएगा, तो पाई ME Rn का स्क्वायर ये ऊपर उठ के चला गया। नीचे क्या बचा बताओ, एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, उसके अलावा n स्क्वायर बचा हुआ है और उसके अलावा h स्क्वायर बचा हुआ है, बाकी आई थिंक सब कैंसिल आउट हो चुका है। अब देखो यहाँ से Rn में चला जाएगा, एक Rn चला जाएगा, तो अब ये वाला वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर और बाकी सारे वैल्यूज उठ के नीचे आ जाएंगे अपॉन ZE स्क्वायर पाई ME, राइट, दैट विल बी इक्वल टू Rn।
तो मैं फिर से आर एन का वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ, आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर, आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम ई, जेड ई स्क्वायर पाई एम ई, पाई एम ई इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर, यही है ना? लेट मी जस्ट चेक, पाई एम ई जेड ई स्क्वायर, पाई एम ई जेड ई स्क्वायर, तो ये आपका रेडियस का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉर फिक्स्ड जेड, फॉर फिक्स्ड जेड, अगर मैं जेड को फिक्स कर दूं, ठीक है, तो आपका, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, देखो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई और ई स्क्वायर, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, ये सब क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि इसके वैल्यूज फिक्स हैं। तो कांस्टेंट क्या नहीं है बताओ? इसमें कांस्टेंट एक तो एन स्क्वायर नहीं है, एन स्क्वायर बदल जाएगा, क्योंकि आप अगर ऑर्बिट चेंज कर दोगे तो एन का वैल्यू बदल जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में गए तो एन का वैल्यू भी बदल जाएगा। और अगर आपने एटम चेंज कर दिया, Li2+ की जगह पे He+ ले लिया, या हाइड्रोजन को चेंज करके कुछ और कर दिया, तो आपका Z भी बदल जाएगा। Z तो आपके एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे Z भी नीचे डाल दो, एन स्क्वायर अपॉन जेड, इस पर वैल्यू डिपेंड करता है आपका आर एन का, एंड योर आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो आपका जो रेडियस है वो Z के इनवर्सली प्रोपोर्शन है और एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करूं, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो आर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेट दिस बी इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिजल्ट है, मेन रिजल्ट है आर एन का, इसको बोलना मत, इसको दूसरे कलर से भी कर देता हूं मैं ताकि क्लियर है। बाकी सब तो हम लोग बस इसके स्पेशल केसेस निकाल रहे हैं। चलिए अब हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि Z का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आप Z का वैल्यू 1 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो आर एन का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? आर एन विल बी एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, एंड Z का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो यहाँ पे देखोगे अब ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स आ गए, है ना? तो अब आपका वैल्यू जो है, आपका आर एन आपको क्लियरली दिख रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो आर एन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अब इसमें देखो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई, ये जो जितने वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर अपॉन पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर, ये जो है, ये पूरे वैल्यू को हम लोग आर नॉट लिख देते हैं या ए नॉट लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो ए नॉट है, इसको जब कैलकुलेट करोगे आप सारे वैल्यूज डाल के, सारे कॉन्स्टेंट्स आप वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर सकते हो। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, एच का वैल्यू हमने देखा था 6.63 इंटू 10⁻34 होता है। ऐसे सारे वैल्यूज अगर आप डाल दोगे तो ये वैल्यू आता है आपका 0.053 नैनोमीटर, नैनोमीटर में, वैसे तो इंटू 10⁻⁹ मीटर आता है, पर नैनोमीटर में आप इसको 0.053 लिख सकते हो। ठीक है, और ये आपका कहलाता है बोहर रेडियस, बोहर रेडियस। ठीक है, और ये एक्चुअली में आपका हाइड्रोजन एटम्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है, या फिर इसको हम बाद में देखेंगे, बात करेंगे। एक काम करो, पहले ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हो, सो देयरफॉर आर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर ई स्क्वायर, ये पूरा का पूरा आपका ए नॉट हो गया, ए नॉट हो गया, इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा इंटू एन स्क्वायर। तो ये आपका हाइड्रोजन एटम के लिए इक्वेशन आ गया। ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर Z का वैल्यू 1 लेके रखा हुआ है, देख रहे हो ना, Z का वैल्यू 1 लिया हुआ है। अब देखो, अगर मैं इफ n इज इक्वल टू 1 डाल देता हूं, तो n इज इक्वल टू 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? R1 इज इक्वल टू ए नॉट आ जाएगा। तो ए नॉट क्या है इसका मतलब? हाइड्रोजन एटम्स रेडियस ऑफ
फर्स्ट ऑर्बिट, तो पहले ऑर्बिट का रेडियस आ गया r1 इज इक्वल टू a नॉट, हाइड्रोजन एटम के रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ गया, और इसका जो वैल्यू आता है हमने देखा 0.053 नैनोमीटर होता है, और इसी को हम लोग बोहर रेडियस बोलते हैं, बोहर रेडियस। हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसी हम लोग बोहर रेडियस बोलते हैं, और उसका वैल्यू हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो वैल्यू होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है उसका 0.053 नैनोमीटर होता है। इतना छोटा रेडियस होता है आपका बोहर, इसको हम बोहर रेडियस बोल रहे हैं, और ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। समझ गए? ये हो गई आपके हाइड्रोजन एटम की कहानी। यहाँ पे हम लोग ने रेडियस तो ढूंढा, रेडियस के बारे में सारी चीजें देख भी ली। अब हम फिर से आते हैं अपने इन जनरल यहाँ पे इक्वेशन पे रेडियस के, और अब हम लोग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का भी पता करेंगे। सो नाउ पुट इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 को उठाओ और आप इक्वेशन 2 में डाल दो। इक्वेशन 2 में इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम लोग को वेलोसिटी भी मिल जाए इलेक्ट्रॉन का। तो अगर इस इक्वेशन में डालोगे तो क्या आएगा, Vn इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई MERN, Vn इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई MERN, NH अपॉन 2 पाई MERN, NH अपॉन 2 पाई ME इंटू RN। RN का वैल्यू तो हम यहाँ से लेने वाले हैं, तो पुट 3 किस में डालना था, इन इक्वेशन 2, पुट 3 इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पे Rn आ रहा है, Rn का वैल्यू हम 3 से लेंगे, क्या, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई ME ZE स्क्वायर, अपॉन पाई ME ZE स्क्वायर। देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, एक तो ME कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरा पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तीसरा एक n कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एक h कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो नीचे बचा हुआ है तुम्हारा ZE स्क्वायर, ये ZE स्क्वायर ऊपर भाग जाएगा, तो देयरफॉर वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ, वेलोसिटी Vn इज इक्वल टू ZE स्क्वायर, पहले तो ZE स्क्वायर आ गया, ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h और n, तो 2 एप्सिलॉन नॉट h और n, और ये आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लो। तो ये इन जनरल फॉर्मूला आपका वेलोसिटी का किसी भी एटम के लिए, और इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल केस में हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, इसमें भी बाकी सब कुछ कांस्टेंट है z और n को छोड़ के, तो योर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n, देख सकते हो आप, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n। अब यहाँ पे फिर वापस स्पेशल केस फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, Vn का वैल्यू e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू n, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि z तो अब गया, योर Vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, तो आप देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल को समझो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n फॉर h एटम, या किसी भी एटम के लिए आपका जो रेडियस है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप n का वैल्यू बढ़ाते हो, ऑर्बिट का नंबर बढ़ाते चले जाते हो, तो रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा और n स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगा, समझे। वहीं लेकिन अगर आप यहाँ पे n बढ़ाते चले जाओगे तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपका वेलोसिटी कम होता चला जाएगा। तो मतलब छोटे ऑर्बिट में जहाँ पे आपका रेडियस कम है या नंबर ऑफ ऑर्बिट कम है, n का वैल्यू अगर कम है मतलब आप छोटे ऑर्बिट में हो, n का वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब आप बड़े ऑर्बिट्स में जा रहे हो। तो जितने बड़े ऑर्बिट्स में जाओगे उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतनी कम होगी, जितने छोटे ऑर्बिट में रहोगे उतनी वेलोसिटी उसमें ज़्यादा होगी। तो छोटे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फास्ट घूमेगा, जैसे बड़े ऑर्बिट में गए तो इलेक्ट्रॉन स्लो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन ही हमको बता रहा है यहाँ पे, समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो मेन इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, एक तो ये रेडियस का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पे आपका वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का इक्वेशन नंबर 4। ये किसी भी किसी भी एटम के लिए वैलिड है अगर वो हाइड्रोजन लाइक एटम है तो। लेकिन अगर आप देखोगे ये वाला इक्वेशन कहाँ गया, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे, और ये वाला इक्वेशन,
तो ये स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम के लिए, बस फर्क नहीं है इसमें और इसमें, सिर्फ Z इज इक्वल टू 1 डाल दिया है, इसमें भी Z इज इक्वल टू 1 डाल दिया तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए दो इक्वेशन, अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z नहीं रहेगा बस इसमें, बाकी इन जनरल ये दो इक्वेशन रेडियस और वेलोसिटी ये हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा आपको इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, कुछ है नहीं, बट आराम आराम से अगर करोगे तो कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, एक में से सब्स्टिट्यूट करके दूसरे में डालना है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है और कुछ नहीं। आपको इलेक्ट्रॉन का रेडियस और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दोनों किसी भी ऑर्बिट के लिए मिल जाएगी। अगर आपको 10वें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से जा रहा है ये पता करना है, तो आप n इज इक्वल टू 10 का वैल्यू इसके अंदर डालो, बाकी सारे वैल्यूज डाल दो, आपको उस इलेक्ट्रॉन का उस एटम में 10वें ऑर्बिट में कितना स्पीड है ये पता चल जाएगा। अगर उसका रेडियस पता करना है कि कितना रेडियस है, कितना दूर है न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन अपने उस ऑर्बिट में, तो आपको n इज इक्वल टू 10 इस इक्वेशन में डाल के बाकी सारे वैल्यूज डालने होंगे, उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का आपको रेडियस भी पता चल जाएगा। समझे, मतलब हम लोग कुछ देख नहीं रहे हैं, हमको कुछ दिख नहीं रहा है, तो भी लिथियम 2+ या He2+ जो भी He+ जो भी हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, या हाइड्रोजन खुद ले लो, उसके कौन से इलेक्ट्रॉन का कितना स्पीड है और वो अपने न्यूक्लियस से कितना दूर है, मतलब ऑर्बिट में क्या रेडियस है उसका, ये हम बस बैठे बैठे यहाँ पे इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। इस तरह का इक्वेशन बोहर के पोस्टुलेट ने हमारे सामने रखा, यह अपने आप में वाकई बहुत बड़ी बात है। समझे, तो इस तरीके से बोहर के पोस्टुलेट्स हमारे काफ़ी काम आए थे, बहुत से क्वांटिटीज़ को यहाँ पे मेजर करने के लिए, और बहुत से क्वांटिटीज़ के इक्वेशंस हमने डिराइव किए बोहर के पोस्टुलेट का ही यूज़ करके। ठीक है।